वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का फाइनेंशियल मार्केट, उसके बारे बाद जो आज का लास्ट चैप्टर है बेटा, आप क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की अगर बात करें तो इट इज द लास्ट चैप्टर। मैं लास्ट में इसको करा रहा हूँ जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या मतलब होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको वन शॉट में कवर करेंगे। और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रियल लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं। आइए बेटा, तो एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे। ये चैप्टर नंबर क्लास 12 का जो है बिजनेस स्टडीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, एक बार हम लोग पहले ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का क्या होता है, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, इसकी क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो बेटा पहले 1986 हुआ करती थी, जहां पर इसको रिवाइव कर दिया गया है। अब आ गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पर नीड फॉर प्रोटेक्शन इन इंडिया, उसके बाद लीगल प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर्स क्या होता है, उसके बाद की कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं। जहां पर राइट्स होते हैं बेटा वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, अधिकार जहां पर होगी वहां पर आपका दायित्व भी होता है। कंज्यूमर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके बाद रोल क्या होता है एनजीओज का और ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये टॉपिक का एजेंडा रहने वाले हैं, सभी पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए बच्चे, तो सबसे सिंपली वर्ड्स में अगर हम बात करें बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि एक यहाँ पर कंज्यूमर को हम प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जैसे आप लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस में क्या होता है, आपकी लाइफ कवर होती है। यहाँ पर क्या होता है, आपके साथ अगर कुछ होती है तो आपकी फैमिली को वहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। या आप गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं तो गाड़ी के साथ अगर आपके कल को अगर कुछ भी होती है तो आपको वहाँ पर क्लेम दी जाती है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो एक कंज्यूमर अगर कोई चीज़ परचेज करता है, उसके साथ अगर गलत हो रही है, उसके साथ कोई भी मिस गाइड किया जा रहा है, मिस सेलिंग किया जा रहा है, उसके उस कंडीशंस में उसके पास अधिकार होती है कि वो अपने कंप्लेन को रेज करे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, और उनको यहाँ पर समाधान दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू क्या मतलब होता है, मेजर्स टेकन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर। यहां पर बेटा जी हम क्या बात कर रहे हैं, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ, जो भी हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर के क्या यहां पर सेफ गार्ड की हम बात कर रहे हैं, यहां पर क्या राइट्स होनी चाहिए कंज्यूमर का फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। जो भी कंज्यूमर के साथ गलत होने वाला है उससे उनको क्या करा जाए, न्याय दिया जाए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब होता है कि यहां पर कंज्यूमर को क्या करा जाता है, मेजर टेकन्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। जो कंज्यूमर के साथ गलत होने वाला है उनसे उनको बचाने के लिए, उनको समाधान देने के लिए जो प्रोटेक्शन, जो एक्ट बनाया गया है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर है पॉइंट्स? जैसे अगर हम लॉ की बात करें बेटा, तो लॉ के अंदर क्या होता है, जहां पर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम समझते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या एग्रीमेंट होता है, क्या ऑफर होता है, क्या एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर इस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये कहता है कि यहां पर जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे पर कंज्यूमर, उनके साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, उनकी हम सेफगार्ड की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की हम बात करें, उनके हित के लिए हम काम कर रहे हैं। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, इट एंश्योर द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोमोट्स कंज्यूमर अवेयरनेस। यहां पर हम कहते हैं जागो कंज्यूमर जागो, ग्राहक को हम जागने के लिए कहते हैं, अवेयर कराते हैं। हम उनको होने वाले जो भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, जो उनको क्वेरीज होते हैं, हम उनको रिजॉल्व कराने में काम करते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया?
तो यहां पर सिंपली वर्ड्स में अगर कहा जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब ये क्या होता है, तो जो भी कंज्यूमर का जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू क्वालिटीज, या उनके साथ मिसगाइड सेलिंग किया जाएगा, उस कंडीशन में उन कंज्यूमर के पास अधिकार होती है कि अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के जाएंगे कहां पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन करें, तो वहां से उनको सॉल्यूशन मिलती है बेटा। आगे हम लोग बात करेंगे उसके टायर क्या क्या है, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उस सब कुछ हम लोग एक एक करके इसके पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, वो आगे का एजेंडा है। बट यहां तक मुझे बताइए कि यहां तक के पॉइंट्स में कोई दिक्कत क्लियर है, बढ़ सकता हूं आगे। तो सिंपली वर्ड में ये समझिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम सेफगार्ड देखते हैं इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस की। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो यहां पर दो पर्सपेक्टिव बनता है, एक होता है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से क्या होगा, और एक होता है प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से क्या होगा। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि क्या मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहां पर कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या होगा बेटा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहां पर बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से क्या होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो क्या समझते हैं आप, बिजनेस पर्सपेक्टिव्स की हम बात करते हैं बेटा। आइए ये बात समझ में आपको क्लियर है पॉइंट्स। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे बिजनेस मैन पर्सपेक्टिव्स। तो ये दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। सबसे पहले कंज्यूमर के नजरिया से हम देखते हैं कि इसका क्या महत्व है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले कंज्यूमर इग्नोरेंस की हम बात करेंगे बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे वाइड एस्प्रीट एक्सप्लोइटेशंस। ये तीन पॉइंट्स हैं जहां पर कंज्यूमर के एंगल से देखा जाता है। सबसे पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस, सेकंड अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, थर्ड में हम बात करेंगे बेटा वाइड एस्प्रीट एक्सप्लोइटेशंस। क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेनी कंज्यूमर्स। सबसे पहले हम बात करें कंज्यूमर्स इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है। मेनी कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स। बहुत सारे आज की डेट में ऐसे भी कस्टमर हैं जो इलिटरेट हैं, जो शिक्षित नहीं है, जिनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं, जिनको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता, जब उनके साथ गलत होती है तो छोड़ देते हैं, उन राइट पे फाइट नहीं करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, हम इसको बेटा कहते हैं कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोर कर रहा है, यहां पर वो अपने अधिकार को नहीं समझ रहे कि मेरा क्या राइट्स है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, यह हमें नहीं पता है। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहां पर मेनी कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड लॉज लीडिंग द एक्सप्लॉइटेशंस लाइक पेइंग एक्स्ट्रा डिफेक्टिव प्रोडक्ट। बेटा जी यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, किस पे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट पे, ड्यू टू लैक ऑफ हिज राइट्स एंड लॉज। उन्हें कोई कानून के बारे में नहीं पता, कोई लॉज के बारे में नहीं पता, उन्हें यह नहीं पता कि हमारे साथ जब अनजस्टिस होती है, हमारे साथ जब गलत होती है, जब हमारे साथ अन्याय होती है, तो हमारे कुछ लॉज और रूल्स को मेंटेन करा गया है जो हमारे हित के लिए काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर्स लैक कलेक्टिव एस्टेंट। बेटा जी यहां पर यूनिटी नहीं है, यहां पर एकता नहीं है। अगर आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ कोई खड़े नहीं होंगे, तो यहां पर लैक ऑफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती पॉइंट नहीं है, आपके साथ लोग खड़े नहीं हैं और आप अकेला डिसीजन लेने से डर रहे हैं। आपको डर है कि मैं क्यों जाऊंगा, तो आप भी इग्नोर कर रहे हैं। आपको पता होने के बावजूद भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं, आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है इसलिए ताकि कंज्यूमर के हित के लिए बनाया गया है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है, कंज्यूमर के फायदे के लिए बनाया गया है, कंज्यूमर के आने वाली समस्या को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया एक्ट को हम कहते हैं बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बट यहां पर हम अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर होने की वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से हम डिफिकल्ट चैलेंजेस को भी हम फेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं अनफेयर प्रैक्टिस बाय द बिजनेसेस। तो यहां पर दिक्कत होती है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे अन वाइड एस्प्रीट एक्सप्लॉइटेशन। बेटा जी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग एंड ओवर प्राइसिंग। कहने का मतलब एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट अगर प्राइस करता है तो या तो ओवर चार्ज देना पड़ता है, या तो मिसगाइड किया जाता है, या तो बहुत ज्यादा उसके बारे में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, जिससे कस्टमर इन्फ्लुएंस होते हैं और उस सामान को परचेस करने में बंधित हो जाते हैं बेटा। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या है, ये कंज्यूमर का अधिकार होता है कि कंज्यूमर के साथ कभी भी अगर ऐसा होता है उस कंडीशन में वो अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपने अधिकार से वो वंचित नहीं हो सकते हैं।
ये सारे के सारे पॉइंट्स था बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स। आई होप ये पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बेटा बढ़े आगे। ओके चलिए फिर हम लोग बात करेंगे बेटा बिजनेसमैन की पर्सपेक्टिव से। हम देखते हैं, चलिए यहां पर एक बिजनेसमैन है, हम उनके नजरिया से देखते हैं कि हमारे पास क्या अधिकार दिया गया है। आइए बेटा, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। यहां पर क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। यहां पर बिजनेस का विजन क्या है, लॉन्ग टर्म है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहां पर सरकार की जो दखल अंदाजी है उनको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, इट मींस प्रोड्यूसर्स। तो यहां पर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है, सेटिस्फाइड कस्टमर एंश्योर रिपीट बिजनेस एंड गुड रेपुटेशंस। कहने का मतलब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको लॉन्ग टर्म विजन देखना पड़ेगा, आपको एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा बेटा, यहां पर आपके कस्टमर लॉन्ग रन में आपके साथ जुड़े रहे, आपके साथ अच्छे से काम कर सके और यहां पर आपके साथ अच्छी रिलेशन हो, एक गुड रेपुटेशन हो। जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो दोबारा भी आपके पास सर्विस लेने आएंगे। तो यहां पर ये क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की हम बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी होगा जब आपकी सर्विस अच्छी होगी, जब आपकी क्वालिटीज अच्छी होगी, जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा, जब आपकी अच्छी रिलेशन मेंटेन होगी, तो ये पॉइंट्स हो पाएगा बेटा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की कुछ भूमिकाएं होती हैं कि समाज में ये रहने वाले ये लोग चाहते हैं, समाज के जो व्यक्ति हैं, जो हम मनुष्य की बात करें, जो हमारे समाज में रहने वाले पर्सन्स हैं, उन सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि जो हमें गुड्स प्रोवाइड किया जाए वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए, और जो गुड्स प्रोवाइड किया जाए वो रिजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। समाज में रहने वाले लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं, तो ये उम्मीद पर अगर आप खरे उतरते हैं तो आपको बिजनेस में लॉस नहीं होगा और आपके पास जो लोग जुड़ेंगे वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी और आपका बिजनेस बहुत अच्छा तरीके से चलेगा। पॉइंट्स क्लियर है? तो एथिकल प्रैक्टिस बिल्ड ट्रस्ट एंड अलाइन विद द सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन। समाज की एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें, सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस की बात करें बेटा, तो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का यही उद्देश्य ये होगा कि आप जो गुड्स वहां प्रोवाइड करें उन्हें, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए। जो गुड्स आप बेच रहे हैं मार्केट के अंदर वो कैसा होना चाहिए, रिजनेबल प्राइस पर होना चाहिए। यही उनकी भूमिकाएं होती हैं, वही उनकी उम्मीद होती है। अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहां पर हम कोशिश करते हैं कि सरकार की जो इंटरवेंशन है वो बहुत कम हो। यहां पर द फेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस प्रिवेंट लीगल पेनल्टीज एंड इंप्रूव कंप्लाइंसेस। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, हम अपने लॉज एंड रूल्स को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं कंप्लाइंसेस को। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रिवेंट लीगल पेनल्टीज एंड इंप्रूव कंप्लाइंसेस, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्लाइंसेस वगैरह को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये था बेटा बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने डिस्कस करा। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। 3 बातें हमने बात करा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये पॉइंट्स थे। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए बेटा आगे हम बात करेंगे नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, या आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी बेटा जी। जब दुनिया में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन आती है, जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। तो कंज्यूमर के साथ जब प्रॉब्लम आई तो हमारे पास सॉल्यूशन करने का उपाय है हमारे पास। तो यहां पर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करने की, सुरक्षा करने की क्या यहां पर जरूरत पड़ी इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहला बेटा, हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, समझ गए, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षित है फिर भी उनको अगर जॉब मिल भी रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है या अच्छे उनको सैलरी नहीं मिल पा रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है जिसके वजह से कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। उसके बाद इलिटरेसी, लोग अभी भी बहुत ज़्यादा क्या है, अशिक्षित हैं। उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, मैंने अभी ही बताया कि समस्या अगर आपके साथ हुई है तो आपके साथ कोई खड़े नहीं होंगे। आप एक कंज्यूमर है, आपके साथ गलत हुआ है,
इट मीन्स कि आपको जो बेचा गया है सामान वो डिफेक्टिव क्वालिटी का था और एक्स्ट्रा चार्ज पे आपको बेचा गया, आपके साथ गलत हुआ है। आपके पास अधिकार है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप जाकर के कंप्लेन रेज करिए, बट आप नहीं एक्शन ले रहे हैं क्योंकि आपके मन में डर है, या आपकी यूनिटी नहीं है, या आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास लोग नहीं, आपके साथ कोई खड़े नहीं हो रहे और अकेले डिसीजन लेने से डरते हैं। तो ये भी एक कारण है। इलिटरेसी भी आपका कारण है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप बेरोजगार हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं 2-4 दिन यहाँ पे धक्के लगाने के लिए जाऊँगा, मैं परेशान हो जाऊँगा, ये सब काम करने से बेहतर है कि छोड़ दे भाई, जो हुआ सो हुआ, हमारे साथ हुआ। तो ऐसे करते हो, इग्नोर कर देते हो आप। तो यहाँ पर आपकी गलती है। आपके पास अधिकार है, अधिकार का फायदा नहीं ले रहे हैं और आप उसके तहत काम एक्शन नहीं ले रहे, इट्स मीन्स कि गलती आपके साइड से है। तो यहाँ पर सवाल ये है, आपका टॉपिक ये है कि आखिर यहाँ पे हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स की वजह से, 3 पॉइंट्स की वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम हमारे सामने आए। बेटा जी, पीपल विद द लिमिटेड रिसोर्सेस आर इजिली एक्सप्लॉइटेड। हमारे पास साधन कम है, हमारे पास रिसोर्सेस आर, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा जी, हमारे पास साधन बहुत ज्यादा लिमिटेड है, हमारे पास साधन की कमी है, तो हम ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते हैं, इससे नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इजीली एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं, हम क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये, और उसके बाद कंज्यूमर लैक्स नॉलेज ऑफ देयर राइट्स एंड प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स को अपने अधिकार, अपने राइट्स और अपनी सुरक्षा के बारे में ही नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, तो इस वजह से कंज्यूमर इग्नोर कर देते हैं। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स की बात करें बेटा, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर्स ग्रुप मेक्स फाइटिंग एक्सप्लॉइटेशंस डिफिकल्ट। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर्स ग्रुप्स, यहां पर कंज्यूमर की ग्रुप नहीं है, या ग्रुप ऑफ पर्संस नहीं है, आपके साथ गलत हुआ, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो आपकी, जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके साथ और लोग क्यों आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कोई तो ग्रुप नहीं है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम को हमें सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स था जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस करा। टॉपिक ये है कि नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत इंडिया में क्यों पड़ी, ये पॉइंट्स की वजह से ही पड़ा है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा। ये पॉइंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा जी? चलिए, आइए उसके बाद हम बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर। लीगल प्रोटेक्शंस फॉर कंज्यूमर्स, यहां पर हम बेटा बात करते हैं क्या हमारे पास लीगल प्रोटेक्शंस है कंज्यूमर्स के लिए, क्या हमारे पास लीगल है, उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बेटा जी, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करती थी, अब इसको चेंज कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। कब आया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हम लीगल प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की रिगार्डिंग। तो यहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये कहता है, दिस लॉ प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म फॉर कंज्यूमर्स। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है बेटा, जो कंज्यूमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करते हैं, जो भी कंप्लेंट्स है उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंड रिजॉल्व कंप्लेंट, रिजॉल्व अगेंस्ट द ग्रेवेनेंसेस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहां पर जो भी कंज्यूमर का कंप्लेंट्स है, जो भी उनका प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यहां पर हम बात करें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की, जहां पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की अगर हम बात करें बेटा, यहां पर 2 लोग होते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। यहाँ पर सेलर होते हैं, बायर होते हैं। सेलर कौन होते हैं? सेलर जो सामान बेचने की वादा करते हैं, ये सामान सेल करते हैं। या बायर वो होते हैं जो सामान खरीदने का वादा करते हैं, या परचेस करते हैं, बाई करते हैं, हम उसको बायर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा? इंश्योर दैट द गुड्स सोल्ड, यहाँ पर सामान बेचा जाता फॉर एक्सेप्टेबल क्वालिटीज एंड फिट फॉर पर्पज दे आर बाउट फॉर। कहने का मतलब, अगर फ्रीज आपने परचेस करा है तो फ्रीज वहां पर कूलिंग करने कंडीशंस में होनी चाहिए। जो सामान आप परचेज कर रहे हैं एज इट इज वो सामान फिट उसी चीज के लिए होना चाहिए, वरना आपका पर्पज पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम सामान बेचते हैं, एक्सेप्ट जो सामान हम सेल करते हैं एक्सेप्टेबल क्वालिटी का होना चाहिए, फिट होना चाहिए, सही तरीके से उसको कंज्यूम करना चाहिए। इसको कौन बताता है बेटा? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमें बताती है। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे।
आइए उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है बेटा, मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफर में कितने लोग होते हैं, ऑफर्ड होते हैं, ऑफरी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे कंसिडरेशन क्या होता है, लीगल रूल्स क्या होता है वैलिड कंसिडरेशन के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे कोर्शन क्या होता है अंडर इन्फ्लुएंस। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ बहुत बड़ा वाइड रेंज है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, सिंपली वर्ड्स में समझ लो। जहाँ पर हम बात करते हैं एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पर हमें सिखाता है कि बायर एंड सेलर, ये सारे के सारे यहाँ पर हम चीज़ को बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा रेंज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बताता है कि क्या आपके पास होना चाहिए, जैसे कहा गया है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर लॉ को अगर आप इग्नोर करोगे तो लॉ आपको मना नहीं, आपको क्या करेंगी, सजा देंगी। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स के पालन नहीं किया या उसको फॉलो नहीं किया, वायोलेट किया, तो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा, पेनल्टी लगाया जाएगा। यानी आपने मान लीजिए सपोज रेड लाइट को अगर आपने जंप करा है तो आपकी चालान कटनी चाहिए क्योंकि आपने लॉ को वायोलेट करा है। तो यहाँ इस कंडीशन में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने की हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की हम बात करते हैं। आई बात समझ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इसेंशियल कमोडिटीज। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। यहाँ पर कुछ इसेंशियल कमोडिटीज की हम बात कर रहे हैं जो 1955 के तहत हम डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंट्स होर्डिंग। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ये कहता है कि प्रिवेंट्स करो होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल गुड्स फेयर प्राइसेस। कहने का मतलब यहाँ पर जो हम होर्डिंग लगाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग जो हो गया, यहाँ पर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर हम क्या बात करते हैं, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग एंड इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल गुड्स। जो हमारे पास अवेलेबल है गुड्स वो हमारे पास क्या होना चाहिए, फेयर प्राइस में हम उसको दें। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर बेटा। क्लियर है ये पॉइंट्स? तो ये आपका किस एक्ट के तहत हम बात करते हैं, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत हमें बात करना होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था। कंपटीशन एक्ट कब आया था बेटा? 2002 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट्स फेयर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन एंड प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस मार्केट। तो ये क्या बताती है, यहाँ पर फेयर कंपटीशन की बात करते हैं हम। यहाँ पर ये प्रमोट करते हैं फेयर कंपटीशन एंड प्रिवेंट्स मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस इन द मार्केट। हम इसके बारे में कहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा? कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये फेयर कंपटीशन के बारे में बात करती है, मोनोपोलिस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं इन द मार्केट। उसके बाद आगे बात करेंगे बेटा प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 की बात करते हैं। क्या मतलब होता है? तो यहां पर बात कर प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम हार्मफुल एंड अनसेफ फूड प्रोडक्ट। कहने का मतलब कंज्यूमर को सुरक्षा प्रदान करो ऐसे गुड्स से जो हार्मफुल नेचर के हो, तो यहां पर उनको सेफ्टी प्रोवाइड करो, या अनसेफ फूड प्रोडक्ट बाय इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। कहने का मतलब अपनी क्वालिटी में चेंजेस लाओ, अपनी क्वालिटीज को, स्टैंडर्ड क्वालिटीज को मेंटेन करो। गुड्स ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमेबल आइटम क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे कि कंज्यूमर को हार्म नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर को नुकसान नहीं होना चाहिए। गुड्स अगर डेंजरस नेचर का है तो उसके ऊपर स्टिकर लगाओ कि इट इज अ डेंजरस नेचर। समझ गए बात को? ताकि देखने के बाद कंज्यूमर को ये पता चले गुड्स हार्मफुल सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। सारा पॉइंट्स हम कहां पर डिस्कशन करते हैं बेटा? प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 के तहत हम बात करते हैं। ये बताती है, प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर्स को हार्मफुल एंड अनसेफ प्रोडक्ट, जो भी नुकसान हो सकती है प्रोडक्ट से और अनसेफ होती है उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। एंश्योर करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम इसके बारे में यहां पर बात करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर के क्या अधिकार होते हैं? तो सबसे पहला हम यहाँ पर कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बेटा थोड़ा सा मैं एक बार बातें बता दूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है कि कंज्यूमर के पास कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसको हम राइट्स बोलते हैं बेटा हिंदी में। जहां पर बेटा राइट्स होती है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है।
जब आपकी अधिकार है कि मुझे ये पाना है, ये हमारे अधिकार मेंशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो जब ये चीज मेंशन है तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन है कि आपकी दायित्व क्या बनता है, एज ए कंज्यूमर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उन्हें भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा बेटा। तो ध्यान रखेंगे, जहां पर राइट्स होती हैं वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अराइज होती है, जहां पर अधिकार होती है वहां पर आपकी जिम्मेवारी भी दी जाती है। तो पहले सबसे पहला अधिकार क्या है बेटा, जिसको हम राइट की अगर हम बात करें, राइट टू सेफ्टी, कहने का मतलब कंज्यूमर की सेफ्टी प्रोवाइड करना हमारा क्या है, पहला दायित्व तो है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पहला काम क्या है बेटा, कंज्यूमर को क्या करो, राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी प्रोवाइड करो, सुरक्षित प्रदान करो। राइट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम डेंजरस गुड्स और सर्विसेज दैट कुड बी हार्म एंड देयर लाइफ, कहने का मतलब कंज्यूमर को सुरक्षा करना उन गुड्स से जो डेंजरस नेचर के हैं, उनसे होने वाले हार्मफुल या जो होने वाले नुकसान है उनसे बचाने का काम कौन करता है बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहां पर कंज्यूमर की हम सेफ्टी को लेकर के हम बात करते हैं, हार्म देयर लाइफ हेल्थ और प्रॉपर्टीज। उस फॉर एग्जाम्पल की बात करें, परचेजिंग अ हेलमेट, एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं बेटा, अगर आप परचेज कर रहे हैं हेलमेट दैट मीट्स सेफ्टी स्टैंडर्ड टू अवॉइड एक्सीडेंट, कहने का मतलब आप हेलमेट खरीद इसलिए रहे हैं कि ताकि आपको क्या है, आपको अपने सिर को सेफ्टी रखना है, चालान से बचने के लिए नहीं। तो आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेंगे तो उससे आपको क्या होगा, होने वाले एक्सीडेंट को आप अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये सबसे पहला राइट्स जो है बेटा, राइट टू सेफ्टी, जहां पर हमने डिस्कस करा कि यहां पर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंज्यूमर को बचाना चाहिए, किससे, जहां पर गुड्स डेंजरस नेचर के होते हैं या जहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज से हार्म हो सकते हैं कंज्यूमर को, उनसे बचाने का काम राइट टू सेफ्टी बताती है। एग्जाम्पल के रूप में हमने बात करा कि जब हम एक हेलमेट परचेज करते हैं बेटा, तो हमारी सेफ्टी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है, एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था, राइट टू सेफ्टी। आइए सेकंड की बात करते हैं बेटा, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन, एक बार देखते हैं। दिस राइट इंश्योर कंज्यूमर गेट्स कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कहने का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि एक मैं कंज्यूमर हूं, मैं कोई सामान परचेज कर रहा हूं, तो जब मैं कोई सामान खरीदने के लिए जाऊंगा तो उस सामान की सारा डिटेल्स मेरे माइंड में होनी चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या इसकी क्वालिटीज मेंटेन है, क्या इसका क्वांटिटी है। तो हर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे और हमें पहले से पता होना चाहिए। तो सभी चीजों को जब हम परचेस करते हैं, इंग्रेडिएंट्स, प्राइस एंड एक्सपायरी डेट, बेटा जी वहां पर लिखा हुआ एक्सपायरी डेट हम चेक करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट करते हैं, तो सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए, हमें सारी इंफॉर्मेशन उनको देखते ही हमें मिलना चाहिए, क्वालिटी कैसा है, क्या है, सब कुछ वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए कंप्लीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेकिंग द न्यूट्रिशन लेवल ऑन फूड प्रोडक्ट, जब हम फूड की प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो हमें यहां पर चेक करना होता है न्यूट्रिशन का क्या लेवल्स है। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका बेटा, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे हम बात करते हैं, राइट टू चॉइस। क्या मतलब होता है बेटा राइट टू चॉइस का, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर्स हैव फ्रीडम चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विदाउट प्रेशर और मोनोपोली, कहने का मतलब कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट, कंज्यूमर एक मार्केट का राजा होता है, सर्वोपरि होता है। कंज्यूमर के पास पैसे हैं, वो कंज्यूमर अपने पैसे से चाहे शराब खरीदे चाहे दूध खरीदे, उनका खुद का फ्रीडम चॉइस होना चाहिए। आप उनको बाउंड नहीं कर सकते, आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो कंज्यूमर के पैसे हैं, कंज्यूमर खुद चॉइस करेगा कि उनको क्या परचेस करना है, क्या नहीं करना है। आप उनको स्वतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है, यहाँ पर किसी को राइट को आप उल्लंघन नहीं कर सकते, सबका अपना अपना अधिकार है। जो खरीदना चाहे, चाहे वो अपना पैसा जहां पर यूज करे, तो आप उनको प्रेशर नहीं कर सकते हैं। ये यहां पर राइट टू चॉइस, तो यहां पर उनके अंदर फ्रीडम दिया जाता है। समझ गए? फॉर एग्जांपल चूजिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ स्मार्टफोन, अगर फोन परचेज करने गया है तो वहां पर बहुत तरह का फोन की वैरायटी उनको दिखेगी, तो सभी फोन को देखने का उनका अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि एक काम करो ये मत देखो, आप ये वाला देखो, नहीं, उनकी राइट्स को आप उल्लंघन नहीं कर सकते। उनके पास ये चॉइस दिया गया है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये प्रोवाइड करती है, जिसको आप
क्या कर सकते, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट्स बेटा? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू सिक रिड्रेसल। क्या मतलब होता है बेटा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। राइट टू सिक रिड्रेसल की हम अगर बात करें तो यहां पर कंज्यूमर हैव द राइट टू गेट सॉल्यूशन ऑफ डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब एक कंज्यूमर के साथ जब गलत होती है, अनजस्टिस जब किया जाता है, जब डिफेक्टिव क्वालिटी की गुड्स को सेल आउट करा जाता है, उस कंडीशन में उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाए, उनके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी बने और उनकी समाधान प्रोवाइड कराने का जो काम होता है बेटा, हम उसको बोलते हैं राइट टू सिक रिड्रेसल। यहां पर कंज्यूमर हैव द राइट टू गेट सॉल्यूशन फॉर डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, अनफेयर सर्विसेज लाइक रिफंड और रिप्लेसमेंट। एक फोन उन्होंने परचेज करा है, उनके साथ गलत हुआ है, तो या तो फोन की रिप्लेसमेंट कर दो वरना उनके पैसे रिफंड कर दो। ये दो चीज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको ये सॉल्यूशन और ये कंज्यूमर के पास राइट्स दिया है, तो इस राइट्स को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो ये काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रिटर्निंग अ डिफेक्टिव मोबाइल, एक मोबाइल को रिटर्न करते हैं फोन को, तो आपको क्या मिलना चाहिए, रिप्लेसमेंट होनी चाहिए वरना आपके पैसे रिफंड होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को राइट दिया है। चलिए उसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बेटा जी आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन शिक्षा लेना आपका अधिकार है, इससे कोई आपको वंचित नहीं कर सकता है। पढ़ाई करने का हक हर व्यक्ति को है, चाहे अमीर के घर में जन्म लिया हो चाहे गरीब के घर में हुआ हो। शिक्षा लेने का हर व्यक्ति का अधिकार है, पढ़ने का, जीवन जीने का सबका अधिकार है, उस अधिकार से किसी को वंचित आप नहीं कर सकते हैं। द राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन, एक कंज्यूमर को शिक्षा लेने का अधिकार है बेटा। क्या मतलब होता है, कंज्यूमर शुड बी एजुकेटेड अबाउट देयर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेक इन्फॉर्म डिसीजन। कहने का मतलब एक कंज्यूमर्स के पास उसके राइट्स को पढ़ने का, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ने का, उनके सारा चीज को पढ़ने का, उससे एक वैल्यूएबल डिसीजन लेने का उनके पास हक है, अधिकार है, आप उनको रोक नहीं सकते। एग्जाम्पल अटेंडिंग वर्कशॉप ऑन अ कंज्यूमर राइट। बिल्कुल सर, आप कंज्यूमर राइट्स को लेकर के जा सकते हैं, कहां पर, वर्कशॉप पे। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए अब हम बात करते हैं बेटा, अभी तक हम लोगों ने राइट्स की बात करा, मैंने पहले बताया कि जहां पर राइट्स होती है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। तो जब हमने कंज्यूमर के राइट्स की बात करा बेटा, तो अब हम यहां पर कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए कंज्यूमर्स के, उसके बारे में एक एक करके हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आइए बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर के क्या यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो एक्सरसाइज राइट्स, एक्सरसाइज राइट्स क्या मतलब होता है एक्सरसाइज राइट्स का? तो देखिए, कंज्यूमर शुड नो देयर राइट्स एंड यूज देम रेस्पॉन्सिबली वाइल शॉपिंग। कहने का मतलब जब एक कंज्यूमर को पता है कि मेरा क्या राइट्स है और मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब आप गुड्स को परचेस करते हैं तो उसका इस्तेमाल जरूर करें, उसका प्रयोग करें, वो चीज उसमें दिखनी चाहिए। ये बात कौन कहता है? एक कंज्यूमर के एक्सरसाइज राइट के अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, चेकिंग द प्रोडक्ट डिटेल्स लाइक प्राइस एंड एक्सपायरी डेट। बेटा जी जब आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं, एज ए कंज्यूमर आप सामान खरीदते हैं, तो इतना सेंस आप में भी होना चाहिए कि जब हम सामान खरीदे तो वहां पर एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका प्राइस क्या है। इट इज एन इम्प्लाइड बेटा, यहां पर सब कुछ आपको बताया नहीं जाएगा, थोड़ा सा सेंस तो आप भी लेकर के जाएंगे, आप भी मार्केट का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज बेचा जा रहा है, क्या चीज खरीदा जा रहा है। इतनी सेंस आप में होनी चाहिए, रेशनैलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए बेटा हम आगे बात करते हैं। आइए उसके बाद कॉशियस कंज्यूमर्स, यहां पर कंज्यूमर सावधान रहें का जो टॉपिक है, हेडिंग्स है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अवॉइड एक्सपल्सिव परचेस, अवॉइड करना है एक्सपल्सिव परचेस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय द रिसर्चिंग प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के रूप में समझे थे, रीडिंग ऑनलाइन रिव्यूज बिफोर बाइंग इलेक्ट्रॉनिक्स। कहने का मतलब अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, करिए ना, किसी ने मना थोड़ी ना किया, आप आराम से कीजिए, लेकिन एक बार रिव्यूज तो चेक कीजिए, इसका रिव्यूज क्या है, कितने कस्टमर ने परचेस करा, इसकी क्वालिटीज कैसी है, मार्केट में इसकी ट्रेंड चल रही नहीं चल रही है, क्या प्राइस है। इन सभी चीजों को रिव्यू लेने का आपके पास अधिकार है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप इनको जरूर निभाएं। जब आपके पास अधिकार लेने का हक है, तो यहां पर आपकी जिम्मेवारी दायित्वों को भी निभाने का आपके पास अधिकार जो है, आप प्लीज उसको मेंटेन करें। तो ये आप रिव्यू जरूर चेक करें, तो सावधान रहें
ये नहीं कि आंख बंद की और जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, ऐसे में आपके साथ गलत हो सकता है। तो कंज्यूमर वहां पर आप अपने आपका जो दायित्व है अगर उसको खो देंगे तो आपको यहां पर समाधान नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए क्वालिटीज कंसिशियस, हम बात कर रहे हैं क्वालिटीज पे। आइए देखते हैं कंज्यूमर शुड प्रायोरिटाइज क्वालिटीज एंड रिलायबिलिटी ओवर द लो प्राइस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंस्टेंट बाइंग ISI FSSI सर्टिफाइड। तो यहां पर बेटा जब अगर बात करते हैं हम ISI, तो यहां पर आप कोई सामान खरीदते हैं तो यहां पर क्या होता है, कंज्यूमर शुड क्वालिटीज एंड, तो क्वालिटीज हर जगह पर प्राइस नहीं देखा जाता है। मान लीजिए ISI मार्का का जो मार्क ये होता है हेलमेट, बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें मेंटेन करा जाता है जिससे आपके सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो हर जगह पे पैसे की वैल्यूएशन ना करें, जहां पर ये कम प्राइस वहां पर क्वालिटीज मेंटेन करा गया है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें, जहां पर आप क्या करा जा रहा है, बाइंग करा जा रहा है ISI या FSSI सर्टिफाइड प्रोडक्ट, तो वहां पर थोड़ा सा इसका चार्ज क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो इस बात को भी समझिए। उसके बाद फाइल कंप्लेंट्स फाइल की अगर हम बात करें, रेज द कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट। जब आपको डिफेक्टिव गुड्स बेचा जा रहा है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उस कंडीशंस में आप फाइल कर सकते हैं, अपने कंप्लेंट्स को रेज कर सकते हैं, जहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको हेल्प करेगी। तो यहां पर एग्जांपल के रूप में रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू कंज्यूमर्स हेल्पलाइन, आप कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्या डिफेक्टिव गुड्स बेचा गया है, कैसे। तो यहां पर फाइल कंप्लेंट भी कर सकते हैं बेटा। चलिए उसके बाद इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। बेटा जी जब आप कंप्लेन फाइल करेंगे, कि मेरे को बेचा गया है ये डिफेक्टिव क्वालिटीज का गुड्स, तो आपके पास कैश मेमो होगा। कहने का मतलब जब आप सामान सेल परचेस करते हैं तो आपके पास एक रिसीट दिया जाता है, एक वाउचर दिया जाता है, जहां पर सब कुछ लिखा होता है, प्रोडक्ट का नाम, डिटेल्स, क्वांटिटी, अमाउंट, सब कुछ लिखा होता है। तो आपके पास ये भी होना चाहिए। ऑलवेज आस्क फॉर अ बिल, कभी भी आप सामान खरीदे तो आपके पास एज अ प्रूफ होना चाहिए। परचेज टू क्लेम रिफंड्स, जब आप रिफंड के लिए, एक्सचेंज के लिए करते तो आपके पास वो होना चाहिए। इंसिस्ट कीपिंग द रिसीट फॉर अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट टू रिटर्न। बेटा जी जब आप सामान रिटर्न करने के लिए जाएंगे डिफेक्टिव क्वालिटीज का गुड्स को, तो आपके पास वो बिल मांगा जाएगा, तो आपके पास होनी चाहिए। तो इतनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको आप जरूर निभाएं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पर, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो है 3 टायर्स, यहां पर 3 टायर्स है जुडिशियल मशीनरी का। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट कमीशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल कमीशन क्या होता है। बेटा ये 3 लेयर्स है, जहां पर कोई भी कंप्लेन आपकी, कितने का कंप्लेन, अगर कितने का क्लेम आएगा तो आप किस कोर्ट में जाओगे, कितने अमाउंट का आएगा तो आप कहां पर जाओगे, इसके लिए यहां पर ये बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का क्लेम का अमाउंट कितना होगा, स्टेट कमीशन में अमाउंट का क्लेम का अमाउंट क्या होना चाहिए, और नेशनल कमीशन में जो है ये 3 टायर जुडिशियल की अगर बात करें कितने अमाउंट का क्लेम होगा तो आप यहां जाओगे। इनके बारे में एक एक करके हम लोग सभी को डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, क्या मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने अमाउंट का क्लेम होगा तो आप यहां पर लेकर के जाओगे। तो हैंडल्स डिस्प्यूट, ये हैंडल करती है प्रॉब्लम को वेयर द वैल्यू ऑफ द क्लेम इज अप टू 1 CR। यहां पर अगर क्लेम की वैल्यू अगर बात करें 1 CR हो, इट इज फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट फॉर कंज्यूमर्स सीकिंग जस्टिस फॉर द कंप्लेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपके साथ गलत हुआ है और आपका क्लेम का वैल्यू की अगर हम बात करें अप टू 1 CR, अप टू 1 CR है, तो आप कहां पर लेकर के जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में लेकर के जाओगे। आपका क्लेम का वैल्यू ध्यान से समझेंगे, अगर आपका क्लेम की वैल्यू अगर हम बात करें अप टू 1 CR है, 1 करोड़ है, तो बेटा जी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप इस कंप्लेन को लेकर के जाते हैं और यहां से आपको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन यहां से मिलती है। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए अगले पॉइंट्स पे तो ये ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर क्लेम का अमाउंट की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए। अगेन समझेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्लेम अमाउंट की वैल्यू कितना होना चाहिए, अप टू 1 करोड़ शेयर। सेकेंड में देखेंगे बेटा स्टेट कमीशन की अगर हम बात करें, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होना चाहिए, अपील डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैंडल्स केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सीड 1 CR बट लेस देन 10 करोड़। यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, जब क्लेम का वैल्यू जब आपका 1 करोड़ से ज्यादा होगा और 10 करोड़ से
कम होगा, 1 करोड़ से ज्यादा होगा क्लेम की वैल्यू, और 10 करोड़ से नीचे होगा, उस कंडीशन में स्टेट में लेकर के जाओगे। तो स्टेट कमीशन में तब लेकर के जाते हो 1 करोड़ से वैल्यू आपका क्लेम का अमाउंट का वैल्यू अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो और 10 करोड़ से नीचे है, अगर लेस देन है, तो आप स्टेट कमीशन में जाओगे। उसके बाद अगला पॉइंट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो नेशनल कमीशन में कब जाते हो, तो यहां पर क्या करना होता है बेटा, जब आपकी क्लेम की वैल्यू कितना हो जाता है, एक्सीड 10 करोड़। जब आपका क्लेम का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा, 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो उस कंडीशन में आप कहां पर लेकर के जाते हो, नेशनल कमीशन में लेकर के जाते हो। तो इस तरह से हम सभी जुडिशियल टायर को भी हमने डिस्कस करा बेटा। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें रोल फॉर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस, क्या रोल है कंज्यूमर्स का, ऑर्गेनाइजेशन का और एनजीओस का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए, कंज्यूमर एसोसिएशंस की हम अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो देयर आर ओवर 500 कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट वर्क्स टुवर्ड्स द प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर। यहाँ पर 500 से भी ज्यादा कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं किसके, कंज्यूमर के राइट्स और प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, हम उसको कंज्यूमर एसोसिएशंस की हम बात करते हैं। क्या फंक्शंस होती हैं बेटा, दीज ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, फाइल कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ जस्टिस सर्व। ये फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एजुकेट प्रोवाइड करती है, बताते हैं कि किसका क्या राइट्स होने चाहिए, क्या कंज्यूमर के क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये इसके बारे में, क्या अगर कोई कंप्लेन आती है तो कैसे उसको फाइल करना है, इसके बारे में सिखाने का काम ये करती हैं बेटा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर एन एनजीओ में रन कंपेन टू स्टॉप द सेल ऑफ इम्प्योर मिल्क, हेल्पिंग कंज्यूमर स्टे एंड इम्पोर्ट इन्फॉर्म टू प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर कंज्यूमर को अवेयर कर रहे हैं, उसके बारे में दिया गया है। चलिए बेटा, आज की क्लास को जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, वन शॉट के अंदर जो हम लोगों ने कवर करा है, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक क्या करा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए बेटा, चलिए हम लोग एक बार रिकैप लेते हैं इस चैप्टर का, जो चैप्टर अभी हम लोगों ने करा है, रिकैप लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, क्या मीनिंग होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, तो कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर जो होते हैं क्या होता है, प्रोटेक्टेड होते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस एंश्योर क्वालिटीज फेयरनेस इन द मार्केट। उसके बाद कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो यहाँ पर इश्यूज लाइक इग्नोरेंस, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन थ्रू मिसलीडिंग एड्स एंड ओवर प्राइसिंग। उसके बाद बिजनेसमैन की पर्सपेक्टिव से अगर बात करें बेटा, यहाँ पर तो हमने बात करा लेट्स बिजनेस ग्रोथ, कंज्यूमर लॉयल्टी एंड अवॉइड लीगल इश्यूज। यहाँ पर जो भी लीगल इश्यूज हैं उनको अवॉइड करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया के अंदर, तो हमने बात करा पॉवर्टी के कारण, इलिटरेसी की वजह से, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर की वजह से, और इन सभी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी इंडिया में। कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं बेटा, हमने जिसके अंदर बात करा, राइट टू सेफ्टी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, चॉइस क्या होता है, बीइंग हर्ट क्या होता है, रेडिशल क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कंज्यूमर की, तो हमने इसमें बात करा चूज टू क्वालिटीज, एक्सरसाइज राइट्स एंड रिपोर्ट फ्रॉड्स। उसके बाद हमने बात करा कि जुडिशियल टायर क्या है, सिस्टम क्या है, स्टेट कमीशन की बात करा, नेशनल कमीशन की भी बात करा, और स्टेट की भी बात करा, डिस्ट्रिक्ट की बात करा। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, हम इन तीनों ही जुडिशियल पे हमने चर्चा करा, जहां पर हमने बात करा कैसे एक प्रॉब्लम को, कैसे एक जो कंज्यूमर का प्रॉब्लम है, कंज्यूमर का जो अधिकार है, कैसे हम उसको दिलाते हैं। उसके बाद हमने रोल की बात करा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, तो 500 से भी ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो अभी काम कर रहे हैं किसके ऊपर, इन कंज्यूमर की कैसे हम उनको उनके राइट्स से कैसे हम उनको वो चीज़ दिला सकते हैं, उनको कैसे फ़ायदा दिला सकते हैं, कंज्यूमर के राइट्स क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस करा बेटा। तो मैं अगर आपको आज की क्लास के बारे में अगर बताऊं तो आज की क्लास को मैंने वन शॉट में सभी चीज़ों को कराने के प्रयास करा बेटा। और आज आपका क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ पूरे कंप्लीट मैंने करा दिया, चाहे वन शॉट के अंदर हमने कराया और कुछ पार्ट वाइज में भी कराया। तो बेटा दी, जिन बच्चे ने अगर हमारी क्लासेस नहीं देखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा ही चैप्टर का आपका दिखेगा। एक एक करके सभी चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करें, बढ़िया तरीके से मल्टीपल टाइम उसको सुन सकते हैं। और बाकी चीज़ें रही केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं इस चैनल पे कराऊंगा, बाकी और भी चीज़ें हम कराएंगे बेटा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को अपने नियर डियर सभी तक ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। और बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए, बाकी और भी सब्जेक्ट का हम इस चैनल पे लेक्चर लेकर के आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें। बाकी आज के क्लास से रिलेटेड कोई अगर आपका सवाल हो, कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, नए चैप्टर के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।